आपके सामने हाजिर है 2025 फिजिक्स का ये एक बहुत ही वायरल पेपर। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली उन्हीं में से आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पेपर करने से कोई महान नहीं हो जाता, इसलिए इस टॉपर सीरीज में आपको काफ़ी सारे पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। कम से कम 4-5 पेपर तो आपको खुद सॉल्व करना ही है बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले। अगर दहाड़ लगानी है एग्जाम में भाई तो करना ही होगा। क्लियर? आप जब पेपर सॉल्व करोगे खुद ही आपको पता चलेगा कि कौन कौन से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं भाई। बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों जो भी सवाल आए, आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए, आप भी उसी तरीके से फोड़ दो जिस तरीके से इस पेपर में हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले स्टूडेंट्स इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट में जरूर बताते चले कि वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और भी क्या इंप्रूवमेंट किया जाए कि और भी किस सब्जेक्ट के पेपर लाया जाए, ये भी बता सकते हो। ठीक है, मेजरली फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़बरदस्त तरीके से करा रहे हैं हम आपको इस चैनल पर। ठीक है, चलिए, और इस वीडियोस को शेयर भी जरूर करा कीजिए अपने फ्रेंड्स को। जो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे भाई, हमारा भी जो मोटिवेशन है भाई वो भी बढ़ता जाएगा कि हाँ और भी मेहनत किया जाए ज़बरदस्त तरीके से। क्लियर? देखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेंस मेकर सूत्र ये है आपका, इसमें से कौन सी फोकस दूरी के लिए ये प्रयुक्त होता है। भाई आप सभी जानते हो लेंस का 2 फोकस होता है, एक इधर वाला एक इधर वाला, प्रथम द्वितीय। तो ये जो लेंस मेकर सूत्र है हमेशा प्रथम फोकस निकालने के लिए हम यूज करते हैं, सदैव प्रथम। क्लियर? तो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। देखिए, एन से होता है नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक होता है और कुछ नहीं। नाभिकीय अभिक्रिया में दोस्तों जो पी है वो क्या है, तो वो जो पी है स्टूडेंट्स वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध R1 है। ठीक है, तथा R2 है। यदि R1 बराबर n R2 तो n का संभावी मान क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए R1 वो प्रतिरोध है जब क्या किया गया, 5 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। लेकिन R2 वो प्रतिरोध है स्टूडेंट्स जब समांतर क्रम में जोड़ा गया उन्हीं 5 समान प्रतिरोधों को, और इसको क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में भैया। क्लियर? गलत लिखा गया, कोई बात नहीं। तो पूछा गया है कि जो R1 है बराबर है n R2 के, तो यहाँ पर n का मान क्या होने वाला है। देखिए अगर 5 समान प्रतिरोध है R R R R R, ये 5 समान प्रतिरोध है हमारे। क्लियर? अब इनको हम क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो टोटल प्रतिरोध दोस्तों जो आ रहा है वो R1 है। ये कितना होगा बताइए, 5R होगा कि नहीं। लेकिन इन्हीं 5 को अगर हम क्या करें स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम में जोड़े, मतलब कि भैया ये उसके बाद फिर ये, उसके बाद फिर ये स्टूडेंट्स, इन सभी को क्या किया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब R2 आता है तुल्य प्रतिरोध। कितना आएगा कैलकुलेट करना भाई, सब R है, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा। जी हाँ, R/5 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये R2 है आपका। सवाल में बोला गया है स्टूडेंट्स कि जो R1 है वह बराबर है आपका किसके, n R2 के। तो R1 का मान रखिए, कितना आया है R1 5 R के बराबर है। n R2 कितना है, R/5 है। आप देखेंगे R से R गया हमारा, n का वैल्यू क्या आया, 25 आया कि नहीं। बिल्कुल सही बात, ये आ गया आपका आंसर स्टूडेंट्स। 25 देखो कहाँ है, 25 स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, बिल्कुल सही बात। इस तरह सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, दूसरा है कि निम्नलिखित में विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक स्टूडेंट्स आप काफ़ी बार देख रहे हो, ये पूछा जा रहा है, इसलिए हमने विद्युत फ्लक्स का स्टार्टिंग वीडियो में ही 2 मात्रक बताया था जब ये टॉपर सीरीज स्टार्ट हुई थी। 2 मात्रक, वोल्ट मीटर होता है एक मात्रक, एक और मात्रक होता है स्टूडेंट्स वो होता है न्यूटन मीटर पर कूलम, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारा छठवां, यदि एमीटर तथा मिलीमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 X2 हो तो भैया बताना है इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध है X1, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा भाई। तो स्टूडेंट्स जो मिली एमीटर होता है ना, इसका प्रतिरोध अधिक होता है एमीटर से। ठीक है, यानी X2 ज़्यादा है X1 से।
स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? तो बाकी सब तो देखे हुए से लग रहे थे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और नया ऐड है इसमें। ठीक है, चलिए बाकी इंग्लिश में है स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले जो है पढ़ सकते हैं, क्या ही बस आंसर जो है टिक है, आप यहाँ टिक कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। एमीटर का एमीटर होता है इंग्लिश में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर बी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स कि वैद्युत शक्ति का एसआई और एमकेएस में मात्रक के बीच में संबंध लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। जो आपका वैद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, लेकिन एमकेएस मात्रक स्टूडेंट जो है वो जूल पर सेकेंड है। तो उसमें संबंध ये है कि 1 वाट बराबर है हमारा 1 जूल पर सेकेंड के। ठीक है, क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, धारावाही चालकों के चारों ओर किस प्रकार का स्टूडेंट्स क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों? स्टूडेंट्स ये पूछा गया है। तो देखिए, धारावाही चालकों के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है भाई। ठीक है, ये आपको बताना था, 1 नंबर का क्वेश्चन है क्योंकि, और पूछा है यहाँ पर क्यों। तो स्टूडेंट्स ये तो प्रयोग किया गया था कि एक तार को पहले लिया गया था और उसके चारों तरफ स्टूडेंट्स क्या किया, लोहे का बुरादा फेंक दिया गया। ठीक है, और इसमें से धारा प्रभावित की गई है। तो देखा गया स्टूडेंट्स कि इसके चारों तरफ घुमावदार क्या बनने लगे, सकेंद्री वृत्त बनने लगे। और ये सकेंद्री वृत्त कैसे बन गए, लोहे जब खिंचाव उत्पन्न हुआ, लोहे के बीच में लोहे और तार के बीच में आकर्षण हुआ, तो आकर्षण का गुण किस में होता है स्टूडेंट, चुंबक में। यानी तार में धारा प्रभाव जब हुई तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अर्थात तार में से, धारावाही चालक में से अगर धारा जाएगी स्टूडेंट्स तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये है प्रयोग से पता चला था। क्लियर? उसके बाद सेकेंड है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्रमशः निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये किस भौतिक राशि को दिखाएगा, ये वाला टर्म। तो ये स्टूडेंट आप सभी ध्यान रखें, ये प्रकाश की चाल को दिखाता है। जो आपकी प्रकाश की चाल होती है उसका सूत्र ये होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ये है प्रकाश की चाल को दिखाएगा। उसके बाद है प्रकाश किरणें तथा तरंगार्घ में क्या संबंध होता है। तो ये सिंपल सा है स्टूडेंट्स, जो तरंगार्घ होती है वो प्रकाश किरणों से ही तो ड्रॉ करते हो। क्लियर? तो ये प्रकाश की किरणें हमारी जा रही है तो ये तरंगार्घ बनता जाता है। और इनमें संबंध की बात करें तो इसमें जो तरंगार्घ होता है वो प्रकाश किरणों के बिल्कुल लंबवत होता है। कहीं पर भी आप तरंगार्घ खींचोगे और किरण को देखोगे तो ये 90 डिग्री पर होते हैं, यही संबंध है। उसके बाद आपका 5वां है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। क्लियर? तो ऊर्जा बैंड क्या होता है, अणु या परमाणुओं के आपस में मिलने से जो बनने वाला ऊर्जा स्तरों के समूह को ही ऊर्जा बैंड कहते हैं। जब अणु और परमाणु आपस में मिलते हैं, जब अणु या परमाणु आपस में मिल रहे होते हैं तो इसमें जो ऊर्जा स्तर का समूह बनता है उसे ही ऊर्जा बैंड कहते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो हेनरिक रुडोल्फ ने की थी स्टूडेंट्स खोज। क्लियर? प्रकाश विद्युत प्रभाव तो सभी पढ़ रखे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है पेपर में कि यार आखिर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, तो याद रखिए हेनरिक रुडोल्फ। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स आपके न्यूमेरिकल आ गए हैं, देख लेते हैं। 2 न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर देते हैं छोटे छोटे। है कि आपके 2 वोल्ट का स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया गया। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना करनी है आपको। ठीक है, पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 2 वोल्ट स्रोत से 10 माइक्रोफैराड धारिता आवेशित किया जा रहा है, यानी कि 10 माइक्रोफैराड का धारिता है। और स्रोत को क्या, स्रोत हमारा 2 वोल्ट से जुड़ा हुआ है एक सेल से। ठीक है, इससे आवेश किया गया। तो स्टूडेंट्स स्रोत से जो प्राप्त ऊर्जा है वह निकालनी है। फिर इसके अंदर संचित कितनी हुई स्टूडेंट्स, संचित ऊर्जा आपको निकालनी है फिर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हो जाएगा। अरे भैया 5 मिनट तक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वीडियो ही थोड़ा रुक गया था और मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करता ही रहा। क्लियर? तो आइए देखते हैं, यहाँ से हम वीडियो पता नहीं क्यों रुक गया था और मैंने इतना पूरा सॉल्व भी कराया। चलिए फिर से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था स्टूडेंट्स, हमें ऊर्जा निकालनी थी इस संधारित्र में। पहले कुल ऊर्जा निकालनी थी, कुल ऊर्जा, और फिर उसके बाद संचित ऊर्जा निकालनी थी। तो देखिए हमने बताया ये कि कुल जो ऊर्जा होती है, कुल टोटल जो ऊर्जा होती है वह Q × V होता है, लेकिन जो इसमें संचित होता है वह आधा ही संचित होता है। ठीक है,
और आवेश तो दिया ही है हमें 10 माइक्रोफराड यानी 10 गुणे 10 की घाते -6। तो कुल ऊर्जा पहले निकाल लो आप सभी Q इंटू वी से। तो Q हमने रखा, आवेश 10 की घाते -5 हो जाएगा, और जो वोल्टता है स्टूडेंट्स, वोल्टेज V हमारा कितना है स्टूडेंट्स, देखो 2 वोल्ट है ना, तो 2 यहाँ पर हमने V रख दिया, तो हमें कुल ऊर्जा मिली। ये हमारी क्या है स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी है, ठीक है। और संचित ऊर्जा क्या होगी, इसकी आधी होती है, क्योंकि बाकी जो आधा ऊर्जा होता है वो किसी और चीज़ में बदल जाता है भाई, संचित करने के लिए भी कार्य करना पड़ता है ना यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो उसमें चला जाता है। तो संचित तो आधा ही हो जाता है, ये इसका आधा करेंगे इतना आ जाएगा। तो हो गया ये क्वेश्चन। देखिए 2 चीज़ निकलवाया आपसे। उसके बाद सेकेंड न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वह 0.2 ओम है। अच्छा, अब 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के, पहला सवाल पूछ दिया आपसे कि सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा, इन 2 चीज़ों की गणना कीजिए। विभवांतर सिरों के बीच में और जो धारा मिल रही है सेल से वो निकालना है। तो देखिए हमने जो कहा है डायग्राम बना दिया भाई। पहले तो हम भी नहीं सोचते कि कैसे हल होगा, पहले समझते हैं और डायग्राम बनाना होता है। क्लियर? नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे भाई, क्या दिक्कत है एग्जाम में, डायग्राम तो दिखेगा, जो हमने थोड़ा बहुत लिखा वो तो दिखेगा ना, ऐसे टाइम वेस्ट तो नहीं होगा एग्जाम में पढ़ने में। डायग्राम बनाया हमने देखा कि पहले लिखा है 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो हमने एक 1.5 वोल्ट का एक सेल बना दिया और उसका आंतरिक प्रतिरोध दिखा दिया इतना। क्लियर? और हम फिर उसके बाद बोला है 2.8 ओम का बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है इसको, ठीक है। तो 2.8 ओम का बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। तो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, खुले सिरों पर विभवांतर, यानी कि ये जो खुला सिरा है स्टूडेंट्स, विभवांतर है, इसका विभवांतर अगर आप सभी मेरे साथ सॉल्व करोगे सारे पेपर शुरू से, तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा स्टूडेंट्स। पहले वीडियो में ही ऐसा सवाल आया था, तो एक फॉर्मूला हमने बताया था कि सिरों के बीच में विभवांतर निकालना हो तो सेल का विभव में से घटा दीजिए IR, मतलब इसका जो विभव है वो स्टूडेंट्स घटा दीजिए स्टूडेंट्स, जो आंतरिक प्रतिरोध का, इस प्रतिरोध का जो विभव है उसको घटा दीजिए आप सभी 1.5 वोल्ट में से, वो आपका मिलेगा सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है। तो ये I हमें निकालना पड़ेगा कि यार करंट कितना है बह रहा है इसमें से। तो पहले तो I निकालते हैं, I बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स विभवांतर, ठीक है, बटे में प्रतिरोध। तो देखिए जो विभवांतर दिया वही रखना है 1.5, और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध तो 2 दिख रहा है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, इनका तुल्य हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे हम सभी 2.8 प्लस 0.2 स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करने पर 0.5 एम्पियर की धारा आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद आप सभी कैलकुलेट कर लेंगे VAB, जो कि हो जाएगा 1.5 माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई में 0.2, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1.49 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हो गया क्वेश्चन 2 नंबर, ये यहाँ पर भी मिल गए हमें। आगे बढ़ते हैं आप जरा, देखिए अगला है हमारा कि स्टूडेंट्स तरंग दैर्ध्य लैम्डा तरंग का गुण है, जो P है वो कण के गुण का प्रदर्शित करता है। तो ये जो व्यंजक है वो क्या प्रदर्शित करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। देखिए हाँ, तो ये P है हमारा कण को दिखा रहा है, P हमारा क्या है, कण का संवेग है, और लैम्डा क्या है, कण का हो जाएगा तरंग। क्लियर? यानी कि ये कण का जो तरंग प्रकृति है और कण का कण प्रकृति है, कण का कण प्रकृति और द्रव्यमान प्रकृति को ये व्यक्त करता है समीकरण। क्लियर? और ये जो समीकरण है वो प्रदर्शित करता है स्टूडेंट्स, सेम टू सेम चीज़ तो लिखा गया है, बस ऊपर नीचे कर दिया गया है, यानी कि स्टूडेंट्स ये भी सेम चीज़ को ही दिखा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा सवाल बन जाता है, छोड़िए इसको। उसके बाद है हमारा, किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतना है तो इसकी बंधन ऊर्जा जूल में निकालना है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है, ठीक है। सो आइए करते हैं, बंधन ऊर्जा हमें निकालनी है जूल में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। तो द्रव्यमान क्षति दे रखा हो तो बंधन ऊर्जा निकालना कितना आसान है, ठीक है। mc² कर देना है, 2 इंटू 10 के घाते माइनस का 6, c का स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 10 की घाते 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, और 10 के घाते 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 के घाते 16 हो जाएगा, और ये माइनस का 6, टोटली हो गया 18 इंटू 10 के घाते स्टूडेंट्स क्या 10,
तो ये दोस्तों क्या है, जूल में आया है अभी। अब सेकेंड काम हमें करना है दूसरा चीज़ में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालना है स्टूडेंट्स। ये जूल में आया या कह सकते हो वोल्ट में आया है अभी। क्लियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन से ही भाग कर देंगे, इसको इलेक्ट्रॉन से ही डिवाइड कर देना होता है। 10 के खाते 10 इलेक्ट्रॉन से ही डिवाइड कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स क्या होता है, 1.6 इंटू 10 के घाते -19 होता है आपका। इसको सॉल्व करेंगे भाई 1.13। क्लियर, इतना डिवाइड करने पर होगा हमारा। और इंटू में स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 10 के घाते टोटल कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर 19 और फिर ये 30, ठीक है 29 30, हाँ ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आप कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन आपको ही ध्यान देना है। अगर आपका कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो आप बता सकते हो, कैलकुलेशंस कैसे किया जाता है, ट्रिक्स वगैरह हमने बता रखी है अपने चैनल पर। क्लियर, तो आप देख सकते हैं क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या वे होते हैं कैलकुलेशंस को सॉल्व करने की। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल निम्नलिखित किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल चालक का प्रतिरोध। भैया तो देखो, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्टूडेंट्स सेल के अंदर मौजूद आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन जो चालक का प्रतिरोध है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है कि कौन सा चालक ले रहे हो। भाई लोहे का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, चांदी का प्रतिरोध चालक का उस पर निर्भर करेगा। और फॉर्मूला भी लिख देना प्रतिरोध का, जिससे और भी अच्छा लगे देखने में। चलो उसके बाद स्टूडेंट्स आपका है क्वेश्चन ये, जो कि हर साल हर एक पेपर में पूछता है ये क्वेश्चन, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। किसी में तरंग दैर्ध्य भी पूछ देगा, किसी में अपवर्तनांक, तो किसी में व्यंजक, कुछ भी आ जाता है, लेकिन ये सवाल आता जरूर है। आपको विद्युत क्षेत्र का समीकरण दे रखा है, यहाँ पर पूछा गया है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, तो एक एक करके सबसे पहले स्टूडेंट्स देख लीजिए समीकरण ये है। और अपवर्तनांक तब कैसे निकाले भाई, देखिए अपवर्तनांक होता है, आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो आप जानते हो वो, और माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी सबसे पहले आपको निकालना होगा माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। इस सूत्र से, बस यही जो समीकरण है इसी को देखकर आपको माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे हो जाएगा आपका माध्यम में प्रकाश की चाल, इस सूत्र से कैसे आता है भाई, क्या प्रकाश की चाल का ओमेगा बटे में के स्टूडेंट्स। ठीक है, और ओमेगा के आप यहाँ से इसको देखकर पता कर सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा के एक्स के साथ गुणे में होगा, ओमेगा टी के साथ गुणे में होगा। तो ओमेगा है हमारा 6 × 10 के घाते 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, बटे में के हो जाएगा एक्स के साथ जो गुणे में 4 करेंगे इसको सॉल्व, तो 1.5 × 10 के घाते 8 आ जाएगा। क्लियर, तो ये हो गई माध्यम में प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल जो हमारी नॉर्मली होती है वो आप यहाँ रखेंगे तो अपवर्तनांक आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ये पहला तो हो गया पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है भाई माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होगा। तो ये तो अभी कैलकुलेट किया ना हमने, ये तो अभी कैलकुलेट किया भाई, कितना आया था 1.5 × 10 के घाते 8 आया था। चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कैलकुलेट करते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक भी स्टूडेंट्स इसी को देखकर आप लिख सकते हो, क्षेत्र का जो समीकरण है उससे, ये विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण है उससे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण या व्यंजक कह सकते हो। क्लियर, बस उससे पहले आपको B0 निकालना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 100 लिखा गया है तो इसके व्यंजक में भी कुछ लिखाता है स्टूडेंट्स। B0 वो होता है आपका E बटे में C, तो E आपका है 100 और C आपका है 3 × 10 के घाते 8, डिवाइड करेंगे आप सभी का आ जाएगा 0.33 इंटू 10 के घाटे प्लस माइनस का 6। ठीक है, या 3.3 इंटू 10 के घाते माइनस का 7। क्लियर, ये आ गया आपका B0। क्लियर, तो जब B0 आपका मिल गया तो आप सभी आप चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिख देंगे कि ये हो जाएगा सेम टू सेम चीज़ जो आपने निकाला वो रख दीजिएगा, और फिर साइन के अंदर में जो सेम टू सेम स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया गया है वो आपको छाप देना है यहाँ पर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर, और ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पर लिख देनी है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व।
अब हम देखते हैं अपने आज का अगला क्वेश्चन। ये पूछा गया है, अंतर बताना है अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लोह चुंबकी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही ईजी है, आप कर लीजिएगा क्लियर। बाकी न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस हम करा देते हैं और थ्योरी वगैरह इसमें उतने अच्छे नहीं हैं। जो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये अभी देखा अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लोह चुंबकी, ये हमने स्टूडेंट्स कवर भी कर रखा है, ऐसा बात नहीं है। आप क्या करना, वीडियो देख सकते हो हमारा, ये सर्च कर लेना अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लोह चुंबकी, एजुकेशन शस्त्र, एजुकेशन शस्त्र। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा इनको, क्योंकि हर एक पेपर में ये आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, प्रिज्म कोण आपका ए है, विचलन आपका डेल्टा मीन के बराबर है, न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना करनी है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू। ठीक है, तो आइए कर देते हैं भाई। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूनतम विचलन की स्थिति में ये जो प्रिज्म कोण है वो डेल्टा मीन के बराबर है बोला गया है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा मीन होता है वो होता है आपका, इसका एक फॉर्मूला बन जाता है 2i माइनस का a। ठीक है, और न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो i होता है वो e के बराबर होता है। ये सारी कंडीशंस हैं, लिख लीजिए आप सभी। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में स्टूडेंट्स जो अपवर्तन का सूत्र होता है वो होता है साइन डेल्टा मीन प्लस में a बाई 2 और अपॉन में कॉस a बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला याद रखें। न्यूनतम विचलन की स्थिति में स्टूडेंट्स ये i बराबर होता है e के, ये फॉर्मूला ये होता है, अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये होता है। और ये जो दोस्तों है ये तो सवाल में ही हमें दे रखा है, ये तो हमने नहीं लिखा है, ये सवाल में ही दे रखा है कि प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो है। ठीक है, सवाल में दिया है ये वाला चीज़। अब हमसे सबसे फर्स्ट थिंग्स क्या पूछा है स्टूडेंट्स, ये पूछा है आई का वैल्यू निकालो। तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे भाई। ये दोनों तो बराबर ही, यानी कि ये सेम टू सेम है ये दोनों। तो डेल्टा मीन को चलो a लिख देते हैं क्योंकि बराबर ही है, बराबर में 2i माइनस का a। सॉल्व करेंगे तो i का वैल्यू हो जाएगा, ये उधर जुड़ेगा a के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा सवाल देख लीजिए। e पूछा है स्टूडेंट्स, सभी जानते i बराबर e बराबर a। उसके बाद थर्ड स्टूडेंट्स म्यू का वैल्यू पूछा है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम सभी भाई। साइन डेल्टा मीन को a लिख दो, बराबर ये दोनों a बाई 2 बटे में स्टूडेंट्स कॉस a बाई 2। सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करने पर आप सभी का साइन a बनेगा, इसको साइन a को लिख सकते हो 2 साइन a बाई 2, कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 कट जाएगा तो आ जाएगा साइन a बाई 2 आंसर। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन 4 दिए हम सभी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब पीएन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है थ्योरी वाले, जो कि अब हर एक पेपर में आते हैं। क्या आते हैं? अर्धचालक चैप्टर से 3 सवाल हर एक पेपर में आते हैं, आपने कवर जरूर कर लेना है। हम भी अपने चैनल पर कराने वाले हैं स्टूडेंट्स ये पीएन संधि डायोड। आगे जल्दी सर्च भी कर सकते हो पीएन संधि एजुकेशन शस्त्र। अगर आप लेट में देख रहे हो भाई 2-3 हफ्ते बाद, तो पीएन संधि में सबसे पहले ठोसों में ऊर्जा बैंड स्टूडेंट्स, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक, कुचालक की व्याख्या करना। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स ये सवाल, भाई पीएन संधि में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत क्या होता है? ठीक है, अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर बताना है ये सवाल, जो कि अर्धचालक चैप्टर से हर एक पेपर में देखा गया इस तरह का क्वेश्चन फंसता है। क्लियर, तो आप इसको जरूर कवर करना है, हम जरूर कवर कराएंगे, डोंट वरी। हमारे चैनल, मेन चैनल एजुकेशन शस्त्र पे, वहाँ पर जाकर आप सभी जुड़ जाइएगा। बहुत ही बेस्ट तरीके से जब भी वीडियो आएगी तो कवर होगा भाई। सभी जानते हैं कोई भी वीडियो आती है किसी टॉपिक पर, इस चैनल पे पूरा पोस्टमार्टम होता है। क्लियर, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, भाई पोस्टमार्टम होगा ही, लेकिन बस थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल सब आ जाए। देखो एक न्यूमेरिकल और आ गया। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण समान वेग से इतना कि टेस्ला मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र, इतना चुंबकीय क्षेत्र के एक समान स्टूडेंट्स टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले आपसे बात करते हैं ये परिक्रमण काल क्या है, ये सब क्या है समझना तो पड़ेगा पहले।
पहले तो बोला है स्टूडेंट्स की प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है भाई, और अल्फा कण है आपका। ये 3 चीज़ें हैं भैया, क्लियर। ये तीनों चीज़ें चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच रही हैं, खुशी खुशी पहुंच रही है। अब मज़ा आएगा। चुंबकीय क्षेत्र में आ रही हैं तीनों के तीनों कण। समझे बात को? आइए समझते हैं, अच्छे से देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ये तीनों के तीनों हंसते हुए स्टूडेंट्स प्रवेश कर रहे हैं भाई, खुश होकर इस चुंबकीय क्षेत्र में। चलो पार्टी करते हैं। और क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही कोई आता है खुशी खुशी, ये चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश को अपने चारों तरफ इस तरह घुमाने लगता है, गोल 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 गोल। ठीक है, एक बल लगता है इधर की ओर, उसी बल के कारण ये सभी स्टूडेंट्स चक्रा जाते हैं, घूम फिर जितना जो खुशी है वो सब नष्ट हो जाता है, क्लियर। तो ये गोल गोल जब घूमेंगे तो इसका एक परिक्रमण काल होता है, एक परिक्रमण काल का व्यंजक निकलता है। परिक्रमण काल का जो व्यंजक होता है वो होता है 2πm/Q_b। आप देखोगे स्टूडेंट्स कि यार यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र तो कांस्टेंट है, ये तो समय के साथ बदल नहीं रहा है, और 2π है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यानी कि जो परिक्रमण काल है वह किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर, और जो आवेश है कण का उस पर निर्भर कर रहा है कि नहीं? यानी कि भाई आपको बस द्रव्यमान और आवेश का रेशो निकला है, ठीक है। तो द्रव्यमान और आवेश लिखते हैं भाई, इसका द्रव्यमान, इसका आवेश। प्रोटॉन का द्रव्यमान स्टूडेंट्स कितना होगा भाई? m के बराबर मान लेते हैं। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। अब न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन तो दुगना होता है, लेकिन जो आवेश है वो स्टूडेंट्स बराबर होता है, ठीक। अब अल्फा कण के बारे में सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है की बात करें तो इसका द्रव्यमान दोस्तों 4 गुना होता है, लेकिन आवेश केवल 2 ही प्रोटॉनों का होता है स्टूडेंट्स, जो कि हो जाएगा 2e के बराबर, ठीक है। ये याद रखिएगा आप सभी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान m इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, आवेश इसका मास दुगना होता है प्रोटॉन का, लेकिन आवेश इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है। और अल्फा कण का दोस्तों जो आपका होता है द्रव्यमान वो 4 गुना होता है, ठीक है, और जो आवेश है वह 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो आप रेशो ले लीजिए, m/q का रेशो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये अल्फा कण, क्लियर। रेशो लेंगे तो आ जाएगा m बटे में e, 2m बटे में e, फिर 2m बटे में e, क्लियर, 2m बटे में e, 2m बटे में e, और यहाँ पर आया m बटे में e। अब इनका रेशो ले लीजिए भैया, ये कटेगा कि नहीं? तो रेशो क्या आया स्टूडेंट्स? तीनों में स्टूडेंट्स क्या आया? 1:2:2 आया। यही क्या हो जाएगा? परिक्रमण काल का रेशो हो जाएगा, T1:T2:T3। आप लिख देंगे लास्ट में, तीनों का परिक्रमण काल का रेशो हमारा इसके बराबर है आंसर, ठीक है। शुरू करना था आपको कहाँ से? द्रव्यमान लिखना था तीनों का, आवेश लिखना था तीनों का, फिर तीनों का द्रव्यमान और आवेश का रेशो निकालना था। वही स्टूडेंट्स परिक्रमण काल के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि परिक्रमण काल किस पर निर्भर कर रहा है? इन्हीं के अनुपातों पर ही तो निर्भर कर रहा है, इसलिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसलिए बेस्ट क्वेश्चन हमारे आज का कौन सा हो जाएगा? एक ये सवाल हो जाएगा, और एक जो हमने यहाँ पर किया था अभी पोस्टमार्टम एक सवालों का, ये वाला बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन दिस पेपर, ठीक है। अब बाकी छोटे मोटे स्टूडेंट्स थ्योरी है और छोटे मोटे क्वेश्चन थे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल है, तीसरा, अच्छा ही है ये भी। इसमें आपसे पूछा गया है LCR परिपथ है, कहा गया है परिपथ में धारा निकालो, प्रतिरोध पर विभव निकालो, प्रेरक और संधारित्र के विभव के बीच कलांतर बताओ, ठीक है। तो प्रेरक और संधारित्र के बीच में कलांतर तो बेशक 180 डिग्री होता है। आप सभी जानते हो जो आपका प्रतिरोध का विभव होता है वो इधर होता है, जो आपका प्रेरक का विभव होता है वो ऊपर होता है, लेकिन जो आपका धारिता का विभव होता है वो नीचे होता है। तो इनके विभव का कलांतर कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, हुआ कि नहीं? तो ये तो पहले उड़ा दिया देखकर। अब बात करते हैं धारा की। धारा कैसे निकालोगे? धारा का मान एक ही होता है, V बटे में प्रतिरोध, टोटल का टोटल प्रतिरोध यही होता है। विभवांतर कितना है भैया? 200 है। प्रतिरोध कुल निकालना होगा, प्रतिरोध। तो स्टूडेंट्स LCR परिपथ में प्रतिरोध का फॉर्मूला एक होता है, तो देखिए Z का फॉर्मूला होता है, ये होता है अंडर रूट में R² + XL का -XC का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो देखेंगे इनका विभव दोस्तों बराबर है। अगर विभव बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये पूरा मामला 0 हो जाएगा और Z बराबर हो जाएगा R के। तो यहाँ पर Z बराबर हो गया R के, जो कि 400 ओम है। रखेंगे स्टूडेंट्स, तो जो धारा हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.5। और प्रतिरोध पर विभव स्टूडेंट्स कितना होगा, जब ये दोनों का विभव कट कुट के 0 हो जाएगा तो यहाँ का जो 200 ओम है वो टोटल इसी पर चला जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 200 ओम। तो बस 3 नंबर का सवाल था, तो ज़्यादा आपको नहीं इसमें करना था। बस स्टूडेंट्स पहले धारा निकाल लिया, देखकर ये फॉर्मूला लगाकर धारा निकाल लिया, उसके बाद से जो इसका विभव है वो केवल इसी पे चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत है तो कट कुट के 0, तो ये विभव किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। और ये हो गई कलांतर इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स बाकी सारे क्वेश्चंस आप पे छोड़ देते हैं। क्लियर, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे अब जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम सा कुछ आ गया है, ठीक है। देख लीजिए ये क्वेश्चंस, देख लीजिएगा ज़रा आप सभी। तो आयुब ज़रा इस प्रॉब्लम में आप थोड़ा साथ दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने अच्छे करा दिए, क्लियर। और यहाँ पर बता देते खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमने अपने चैनल एजुकेशन शस्त्र पर कराए हुए हैं, क्लियर। और डोंट वरी, अभी और पेपर आएंगे स्टूडेंट्स, 7 सेट है ना, तो 7 पेपर तो लेकर आएंगे आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फोड़ के रख देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए हो गया, देख लीजिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी एजुकेशन सर्च करके अच्छे से पूरा बताया कि कैसा उसमें अवयव होता है, कौन कौन से लेंस होते हैं, आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो वो भी कराया हमने, क्लियर। चलिए देख लीजिए भाई, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऐसा स्टूडेंट्स ग्राफ होता है बंधन ऊर्जा का, क्लियर। और यहाँ पर होता है द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर एनर्जी। तो जिनका दोस्तों द्रव्यमान संख्या कम होता है उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी कम होती है। लेकिन अगर मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या को देखा जाए, मीडियम द्रव्यमान संख्या जैसे 100, 50, क्लियर, तो उनके लिए जो बंधन ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। इस तरह आपको लिखना है और डायग्राम बना देना है। और ये हो गया नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय ऊर्जा। अथवा में ही स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वह -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन सब का गणना करना है, क्लियर। बंधन ऊर्जा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, यही हो जाएगा -3.4। आयरन विभव हो जाएगा उल्टा इसका, यानी +3.4। और ऊर्जा स्तरों की संख्या हो जाएगी भाई 2। गतिज ऊर्जा स्टूडेंट्स हो जाएगी सेम टू सेम यही, लेकिन गतिज ऊर्जा पॉजिटिव की होती है, क्लियर। तो पॉजिटिव में 3.4 लिखोगे। कोणीय संवेग होता है NH/2π, क्लियर। तो n का वैल्यू कितना है, ऊर्जा स्तर 2 है तो 2 रखेंगे, h प्लांक नियतांक और 2π यहाँ करेंगे। अगर आपको प्लांक नियतांक नहीं पता तो हमेशा पेपर के पीछे झांक लेना, एक बार दिया रहता है कुछ महत्वपूर्ण नियतांक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वगैरह, क्लियर, सब नियतांक दिए रहते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन पूछा है कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन किन कारों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्लियर, अच्छे से बता देना। और प्रेरित विद्युत वाहक बल किन किन कारणों के आधार, निम्नलिखित कारणों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस कारण से उत्पन्न होता है, जब स्टूडेंट्स क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र बदले, क्लियर। क्यों उत्पन्न होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो बताना है आपको, कारण, क्लियर। और किस दिशा में होता है, वह स्टूडेंट्स विपरीत दिशा में होता है। और यहाँ पर परिमाण बताना है, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला भैया क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन और कितने समय में हो रहा है वो माइनस बाहर लगा देना। ये हो गया EMF आपका फॉर्मूला। कारण लिख देना कि क्यों उत्पन्न हुआ, कि धारा का मान बदलने से चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में होता है स्टूडेंट्स, बदलता है। धारा का मान चेंज करेंगे तो कुंडली में फ्लक्स का मान परिवर्तित होता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान परिवर्तन होने के कारण स्टूडेंट्स एक प्रेरित धारा इसमें से बहने लगती है, क्लियर। और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल वहाँ पर उत्पन्न होता है। पढ़ लीजिएगा, हमने कराया है प्रेरित विद्युत वाहक बल एजुकेशन शस्त्र सर्च करके, क्लियर। चलो भाई साहब, तो ये हो गया हमारे आज का ये पेपर। ट्रांसफार्मर भी हमने करा रखा है, ट्रांसफार्मर एजुकेशन शस्त्र, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो इस पेपर में न्यूमेरिकल्स मीडियम थे, लेकिन थ्योरी भाई साहब भर के था। तो
थोड़ा थ्योरी पे भी ध्यान दिया जाएगा, टेंशन मत रखिए। थ्योरी न्यूमेरिकल सब लास्ट में 7 पेपर करने के बाद आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में दहाड़ लगा देंगे इस साल। ये पूरा पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा, क्लियर। और वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। तो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए हमारे इस चैनल से और हमारे मेन चैनल से भी। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ के मचा देंगे भाई। इस तरह के पेपर्स स्टूडेंट्स जो आपको सॉल्व कराने ना, दहाड़ लगाने के लिए काफ़ी है भाई, ठीक है। चलिए तो भाई पढ़ते रहें, रज़ाई में भी रहें क्योंकि ठंडी भी बहुत बढ़ रही है। अपना भी ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखना है क्योंकि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ हो। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। जो भी आपका लक्ष्य उसको प्राप्त करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।